Hello students, I hope you all are doing well. So today's topic for learning is first poem, that is Dust of Snow from First Flight. Dust of Snow, Dust of Snow poem के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट. So first I am going to explain a little about this poem. ये जो पोएम है बच्चों, इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपके दो ऑब्जेक्ट्स लिए गए हैं, क्रो एंड हेमलॉक ट्री. क्रो एंड हेमलॉक ट्री जो दोनों ही है ना, हेमलॉक ट्री होता है एक पॉइजनस ट्री होता है विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स के साथ, और ये जो होता है ना पॉइजनस ट्री होता है, इसे सैडनेस और डार्कनेस का के साथ लिंक किया जाता है. इन अदर वे जो क्रो है, क्रो को भी सैडनेस और बैड ओमेन के रूप में माना जाता है. मीन्स कि जो दोनों चीज़ें हैं, हेमलॉक ट्री एंड क्रो, दोनों ही सैडनेस और बैडनेस के साथ लिंक किए जाते हैं. तो इस पोएम में आपको बताया गया है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में हम इतने परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब हमारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है. तो उसी टाइम पे क्या होता है, हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो हमारी जो सैडनेस होती है ना, वो सडनली चेंज हो जाती है. मीन्स कि हमारी लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट जो होते हैं ना, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो इस पोएम में पोएट जो है यही बताना चाहता है कि छोटे छोटे इंसिडेंट, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree भी हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. ओके, नाउ वी स्टार्ट द पोएम. द वे अ क्रो, एक क्रो जो कि हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, जो हेमलॉक ट्री पे है, उसने क्या किया है, ट्री के ऊपर से जो बर्फ़ पड़ी हुई है, ट्री के ऊपर जो बर्फ़ पड़ी हुई है, क्रो की मूवमेंट के कारण वो जो बर्फ़ है ना, वो झड़ गई है. झड़ के नीचे जो पॉइंट है उसके ऊपर आके गिरती है. डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, डस्ट का मीन्स यहाँ पे धूल से नहीं है बच्चों. डस्ट का मीनिंग यहाँ पे स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको इसमें डस्ट कहा गया है. तो जो पोएट खड़ा हुआ है ना, तो उसके ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, तो जिसकी वजह से जो पोएट होता है ना, उसका मूड जो होता है वो सडनली चेंज हो जाता है. पोएट के साथ कुछ ऐसा होता है. क्या होता है पोएट के साथ, अब हम ये सेकंड सेंटेंजा में पढ़ेंगे. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूट. तो पोएट जो होता है, जो पोएट जो हेमलॉक ट्री के नीचे है, जब क्रो की मूवमेंट के कारण, अच्छा इस बच्चों इसमें ये नहीं बताया है कि क्रो की मूवमेंट कैसे, या तो क्रो उस ट्री के ऊपर आके बैठा है या फिर वो ट्री के ऊपर से उड़ा है, जिसकी वजह से मूवमेंट हुई है, क्रो की मूवमेंट हुई है, और जो हेमलॉक ट्री है वो हिला है, और उस ट्री के ऊपर जो स्नो है वो जो आके पोएट के ऊपर गिरती है. और जब वो पोएट के ऊपर गिरती है, जो पोएट जो पहले सैड था, उसका जो मूड था ना, वो बहुत उदास था, वो दुखी था. वो तो जब वो पोएट के ऊपर बर्फ़ गिरती है, स्नो गिरती है, तो पोएट का जो मूड होता है वो सडनली एकदम से चेंज हो जाता है. उसका जो दिल होता है वो खुश हो जाता है. वो जब पोएट के ऊपर डस्ट के पार्टिकल्स गिरते हैं, सॉरी स्नो के पार्टिकल्स गिरते हैं, तो पोएट का मूड सडनली चेंज हो जाता है. वो उसका दिल जो होता है वो खुश हो जाता है दिल से वो. अच्छा, इस पोएम में ना पोएट ने क्या दिखाया है, कैसे सीन दिखाया है कि जो सीन है ना वो सैड सीन है. मतलब कि एक हेमलॉक ट्री है, आपको बताया ना हेमलॉक ट्री सैडनेस और डार्कनेस के साथ लिंक किया गया है, और उसके ऊपर एक क्रो बैठा है, और क्रो को भी बैड ओमन के साथ लिंक किया गया है. क्रो को भी बुरी चीज़ समझते हैं ना, तो इसी तरह क्या हुआ है, क्रो बैठा हुआ है एक हेमलॉक ट्री के ऊपर. तो पोएट कहना चाहता है कि एक सैड सीन है इसमें, बट उस सैड सीन ने भी पोएट की लाइफ को, पोएट के मूड को कैसे चेंज कर दिया है. कैसे चेंज किया कि जब जो क्रो था हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा है, हेमलॉक ट्री के ऊपर जो क्रो है, तो उसकी मूवमेंट की वजह से पोएट के ऊपर डस्ट स्नो के पार्टिकल्स गिरे. स्नो के पार्टिकल गिरने से क्या हुआ है, जो पोएट का जो मूड था, जो पोएट दिल से जो उदास था, तो उसका जब डस्ट के पार्टिकल गिरते हैं, उसके ऊपर स्नो के पार्टिकल्स गिरते हैं, तो पोएट का जो मूड होता है एकदम से चेंज हो जाता है, वो खुश हो जाता है. और फिर पोएट क्या कहता है, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूट. और मेरी लाइफ का जो वो दिन था, उस दिन का कुछ हिस्सा जो था ना, मैं अपनी सैडनेस की वजह से बर्बाद करने वाला था. लेकिन जैसे ही डस्ट के स्नो के पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिरे, तो मैं हैप्पी हो गया. और अगर मैं अपने इस दिन के कुछ पार्ट को वेस्ट कर देता, तो मैं फिर बाद में
पछताता, मुझे फिर पछतावा होता कि मैंने अपना डे जो है वो वेस्ट कर दिया। लेकिन क्रो ने जब उसके ऊपर स्नो पार्टिकल्स गिराए, डस्ट ऑफ स्नो गिराई हैमलॉक ट्री से, तो उसका मूड तो एकदम से चेंज हो गया और वो खुश हो गया। तो पोएट क्या कहना चाहता है कि कभी कभी जो किसी चीज़ को जब हम बुरा समझते हैं ना, कई बार हम जिन चीज़ों को बुरा समझते हैं वो चीज़ें भी हमारे लिए अच्छी बन जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज़ हैव अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, यानी कि हमें अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, किसी भी चीज़ को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। आई होप बच्चों आपको पोएम समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, one thing I want to clear before moving ahead, that this PPT is only meant for a basic understanding about the poem. I have mentioned the summary in the bullet points, but you don't have to answer your questions in such a manner. The short poem by Robert Frost throws light upon the unimaginable healing power of nature and tiny things. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो ये शॉर्ट पोएम है, नेचर और स्मॉल थिंग्स की अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर को के ऊपर लाइट डालती है। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं नेचर में, उनके ऊपर रोशनी डालती है। फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ देयर इज़ नथिंग दैट कांट बी क्योर्ड बाय नेचर। सैड मूड से लेकर हमारी इल हेल्थ तक जो है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस नेचर के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। द ऑथर वाज, जो पोएट है उसको ऐसे बुरे दिन का सामना करना पड़ रहा था जब एक हैमलॉक ट्री पर से एक क्रो ने उनके ऊपर स्नो गिराई। तो उस टाइम क्या, बुरे दिन से मतलब उनका क्या है कि जो उस टाइम वो सैड थे, उदास थे, खुश नहीं थे, तो उन्हें उस दिन का सामना करना पड़ रहा था। और जब स्नो उनके ऊपर गिरी तो उनका क्या हुआ, एकदम से वो, जब स्नो उनके ऊपर गिरती है तो उनका मूड जो है एकदम से चेंज हो जाता है और वो खुश हो जाते हैं और उनका दिन अच्छा हो जाता है। दिस स्नो इंस्टेंटली मेक्स हिम हैप्पियर, और जो ये स्नो होती है उनको एकदम से खुश कर देती है। हिज डे गेट्स लॉट बेटर, उनका दिन बहुत अच्छा हो जाता है। दस द सुपरमेसी ऑफ नेचर एज अ होल मेड हिम रियलाइज होम हाउ पेटी हिज प्रॉब्लम वाज। और जब ये सुपरमेसी यानी कि जब उनके ऊपर बर्फ़ गिरती है, नेचर की जो सुपरमेसी है, नेचर जो इतना अच्छा है, इतना स्वच्छ है, तो उनको वो क्या रियलाइज़ कराती है कि उनकी प्रॉब्लम जो थी वो कितनी छोटी सी थी जिसको वो लेकर बैठे हुए थे। द फैक्ट दैट हेमलॉक ट्री इज़ पॉइजनस combined with crow being the indicator of doom and fear are used in the poem। जो मीन्स क्या है इसमें, द फैक्ट मीन्स कि हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री होता है, और क्रो, आपको मैंने जब पोएम एक्सप्लेन करी थी बताया था ना कि हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों को ही सैडनेस और बैडनेस के साथ लिंक किया गया है, और जो क्रो है वो बैड ओमेन का प्रतीक है। लेकिन क्या हुआ इस पोएम में, और जो ये दोनों चीज़ें हैं ना, डर का प्रतीक है, यानी कि हेमलॉक ट्री और क्रो को भी बैडनेस और सैडनेस के लिए माना जाता है, और हेमलॉक ट्री को भी बैडनेस और सैडनेस के साथ कंपेयर किया गया है। तो क्या कहता है पोएट कि जो ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों ने, जो पोएट कहना चाहता है कि जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ें सैडनेस और बैडनेस का प्रतीक हैं। और जो उसकी लाइफ के अंदर खुशियाँ जो है ना, उसकी लाइफ में खुशियाँ जो है वो बहुत ही मुश्किल से आती हैं। आयरनिकल मतलब व्यंगपूर्ण होती है, बहुत ही मुश्किल से आती हैं उसकी लाइफ के अंदर। जो खुशियाँ होती हैं वो बहुत मुश्किल से आती हैं। अ पोएट थ्रू दिस ऑब्जेक्ट हैज़ ट्राई टू हाईलाइट, जो पोएट जो है इन पोएम में इस ऑब्जेक्ट के द्वारा है, कौन है ऑब्जेक्ट इस पोएम में, हेमलॉक ट्री और क्रो, कि इनके थ्रू वो क्या बताने की कोशिश करता है कि सम टाइम हमारी लाइफ में जो नेगेटिव क्रिएचर्स हैं वो भी खुशी ला सकते हैं। सम टाइम हमारी लाइफ में जो नेगेटिव क्रिएचर्स हैं, नेगेटिव क्यों, क्योंकि जो हेमलॉक ट्री है और क्रो दोनों ही सैडनेस और बैडनेस के साथ लिंक किया गया है, तो इन दोनों को नेगेटिव माना गया है। लेकिन कई बार हमारी लाइफ में जो नेगेटिव क्रिएचर्स होते हैं वो भी खुशियाँ ला सकते हैं। बीइंग आउटडोर इन नेचर में बाहर होने की वजह से, मतलब नेचर से बाहर होने की वजह से अब क्या हो गया, आप जानते हो ना आज की लाइफ के बारे में, आप सभी जानते हो कि इतने सारे बच्चे जो हैं ज़्यादातर वो इंडोर गेम्स में लगे रहते हैं। बड़े बड़े हैं चाहे छोटे हैं, सब अपने मोबाइल फ़ोन में अपने घरों में ही रहते हैं।
ठीक है, इस टाइम तो घर में ही रहना है बच्चों। कहीं ये सोचो कि मैम कह रही है कि घर में ही लगे रहते हैं, इस टाइम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो क्या होता है, नेचर से बाहर होने की वजह से जो हमारे अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है उसकी वजह से किसी को कभी भी किसी भी टाइम कहीं भी बेनिफिट पहुंचा सकती है। क्या चीज़? नेचर। क्या बेनिफिट पहुंचा सकती है? नेचर जो है वो किसी को कभी भी किसी टाइम पे कहीं भी जो है हमारे को बेनिफिट दे सकती है। तो हमें नेचर से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए, और जो नेगेटिव थिंग्स हैं उनको हमें कभी भी बैडली नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव फ्रेम में रहना चाहिए, हमें अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समरी समझ आई होगी। नाउ थैंक यू।